से हम लोग रसायन विज्ञान का अध्याय 2 विलयन प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस अध्याय के प्रथम भाग के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे विलयन की अवधारणा का। हम ये जानने का प्रयास करेंगे, ये जानेंगे कि विलयन क्या है और विलयनों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही साथ विलयन की सांद्रता क्या होती है इसका भी अध्ययन करेंगे और द्रवों में ठोसों की विलयन की सांद्रता कैसे व्यक्त की जाती है इसका भी अध्ययन हम लोग इस विलयन अध्याय के प्रथम भाग के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि विलयन क्या है, विलयन की परिभाषा क्या होगी, हम किसे कहते हैं विलयन। कक्षा 11 में आप सब लोगों ने 2 प्रकार के मिश्रणों का अध्ययन किया है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। तो ये जो विलयन है ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है। विलयन का संघटन एक समान होता है, अर्थात यदि हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला करके समांग मिश्रण अर्थात विलयन बनाएंगे तो उस विलयन को जब हम देखेंगे तो उस विलयन का संघटन एक समान होगा। जैसे हम लोग अगर पानी में चीनी या नमक घोल दें तो जब पानी में चीनी या नमक घुल जाता है तो घुल जाने के बाद वो विलयन हमें द्रव अवस्था में ही दिखाई पड़ता है, उसका संगठन हमें एक समान ही दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ही मिश्रण को हम लोग कहते हैं समांग मिश्रण और 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण ही कहलाता है विलयन। और विलयन में समान रूप से उपस्थित पदार्थों को कहा जाता है उस विलयन के अवयव या विलयन के घटक। विलयन में अवयव या घटकों या पदार्थों की संख्या के आधार पर ही हम लोग विलयन को द्विअंगी विलयन या त्रिअंगी विलयन भी कहते हैं। यदि किसी विलयन में केवल 2 ही अवयव हों, केवल 2 ही घटक हों तो उस विलयन को हम कहेंगे द्विअंगी विलयन। और अगर विलयन में 2 से अधिक यानी मान लीजिए 3 अगर उसमें घटक या 3 अवयव हैं या 3 प्रकार के पदार्थों को मिलाकर के समान मिश्रण या विलयन बनाया गया है तो उस विलयन को कहा जाएगा त्रिअंगी विलयन। लेकिन इस अध्याय में हम लोगों को विशेष रूप से द्विअंगी विलयनों का यानी बाइनरी सॉल्यूशंस का ही अध्ययन करना है। तो ये जो द्विअंगी या बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं इनमें केवल 2 ही अवयव होंगे। एक अवयव को कहा जाता है विलेय या सल्यूट और दूसरे अवयव को कहा जाता है विलायक या सॉल्वेंट। किसको विलेय कहते हैं और किसको विलायक कहते हैं द्विअंगी विलयन में ये भी जानना आवश्यक है। तो जो विलयन का द्विअंगी विलयन का जो घटक अधिक मात्रा में हो और जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान हो उस घटक या अवयव को कहा जाता है विलायक या सॉल्वेंट। और जो दूसरा घटक होता है जो कम मात्रा में होता है और जो विलायक में विलीन हो जाता है, विलायक में घुल जाता है, उस दूसरे घटक को कहा जाता है विलेय या सल्यूट। तो इस तरह से हम जान चुके हैं कि द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन के जो दोनों घटक हैं वो क्रमशः विलेय तथा विलायक कहलाते हैं। अब हम विलयनों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के हैं। पहले प्रकार का विलयन है गैस में गैस का विलयन, यानी इस विलयन में विलायक भी गैस है और विलेय भी गैस है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वायु या कोई भी 2 गैसों का मिश्रण। दूसरे प्रकार का विलयन है गैस में द्रव का विलयन या द्रव का विलयन गैस है। इसमें भी विलायक गैस है लेकिन विलेय द्रव अवस्था में होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है
क्लोरोफॉर्म की वाष्प और नाइट्रोजन का मिश्रण या वायु में जल वाष्प का मिश्रण। वायु विलायक है और जल वाष्प यहाँ पर विलेय है। तो इस तरह एक दूसरे प्रकार का विलयन है द्रव का गैस में विलयन। तीसरे प्रकार का विलयन है ठोस का गैस में विलयन। इसमें विलेय ठोस है और विलायक है गैस। तो ठोसों का गैसों में ऊर्ध्वपातन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, या कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, या आयोडीन का वायु में मिश्रण। चौथे प्रकार का जो विलयन होगा वो होगा गैस का द्रव में विलयन। यानी इस विलयन में विलेय गैस है और विलायक है द्रव। जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस या अमोनीकृत जल। तो जल यहाँ पर द्रव है जो कि विलायक है और अमोनिया विलेय है जो कि गैसीय अवस्था में होती है। पांचवें प्रकार का विलयन है द्रव का द्रव में विलयन। यानी यहाँ विलेय और विलायक दोनों ही द्रव होंगे, जैसे एल्कोहल का जल में विलयन। छठे प्रकार का विलयन है ठोस का द्रव में विलयन। तो ठोस का द्रव में विलयन, इसी का हमको अध्ययन भी आगे करना है। तो किसी भी ठोस पदार्थ को द्रव विलायक में घोलकर जो विलयन बनाया जाएगा वो विलयन होगा ठोस का द्रव में विलयन। जैसे चीनी का पानी में विलयन, नमक का पानी में विलयन, ग्लूकोज का पानी में विलयन इत्यादि। सातवें प्रकार का विलयन है गैस का ठोस में विलयन। यानी इस विलयन में गैस विलेय होगी और ठोस विलायक होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि पैलेडियम पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण हो जाए तो ये गैस का ठोस में विलयन होगा। आठवें प्रकार का विलयन है द्रव का ठोस में विलयन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मरकरी, जो कि द्रव होती है और इसका सोडियम के साथ बना अमलगम। यानी मरकरी का सोडियम के साथ बना अमलगम, ये सबसे अच्छा उदाहरण है द्रव का ठोस में विलयन का। और अंतिम प्रकार का विलयन है ठोस का ठोस में विलयन। तो जो आभूषण बनाए जाते हैं वो ठोस का ठोस में विलयन का सबसे उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है। और उसमें सोना और तांबे का समान मिश्रण होता है आभूषणों में। इसी तरह पीतल, ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, यानी कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। अर्थात सभी मिश्र धातुएं ठोस का ठोस में विलयन का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये इस तरह कुल 9 प्रकार के विलयन। अब हम लोग जानेंगे कि विलयन की सांद्रता क्या है। विलयन की सांद्रता क्या है? तो विलयन का संगठन विलयन की सांद्रता द्वारा व्यक्त किया जाता है। और किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ है विलेय की उस मात्रा से जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली हो। यानी किसी विलयन की सांद्रता विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की वो निश्चित मात्रा है जो विलायक या विलयन के एक निश्चित आयतन में या एक निश्चित मात्रा में घुली हो। अब हम ये अध्ययन करेंगे कि द्रवों में ठोसों के विलयन की सांद्रता किस प्रकार व्यक्त की जाती है। तो द्रवों में ठोसों के विलयन की सांद्रता कई प्रकार से व्यक्त की जाती है, जिसमें सबसे पहले है प्रतिशत के रूप में या प्रतिशतता। तो प्रतिशत के रूप में या प्रतिशतता के द्वारा विलयन की सांद्रता 3 तरह से व्यक्त की जाती है। द्रव्यमान प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और तीसरा है आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशतता। सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में विलयन की सांद्रता कैसे व्यक्त की जाती है। तो इसकी परिभाषा ये होगी कि किसी
विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। अगर किसी विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता 5% है, इसका अर्थ ये होगा कि विलयन के 100 ग्राम में विलेय पदार्थ का 5 ग्राम उपस्थित है। तो इसकी परिभाषा यही है कि विलयन का 100 ग्राम द्रव्यमान हो और उस 100 ग्राम द्रव्यमान में विलेय का जितना ग्राम द्रव्यमान उपस्थित होगा उसी को उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाएगा। इसका सूत्र इस प्रकार होगा कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100 बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता या विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की द्रव्यमान प्रतिशतता को ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरे प्रकार का है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसकी परिभाषा ये होगी कि विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा कि विलयन में विलेय पदार्थ की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100 बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। अगर हम कहें कि किसी विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता 10% है, इसका अर्थ यह होगा कि विलयन के 100 मिलीलीटर में विलेय पदार्थ का 10 ग्राम घुला हुआ है। अब हम चर्चा करेंगे तीसरे प्रकार की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त सांद्रता हो, और वो तीसरे प्रकार की है आयतन प्रतिशतता या आयतन प्रतिशत। इसमें विलेय का आयतन भी होगा और विलयन का भी आयतन ही लिया जाएगा। इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ का मिलीलीटर में आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशतता कहलाता है। तो विलेय की आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय पदार्थ का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100 बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। इसके बाद जो दूसरा तरीका है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का या विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने की जो दूसरी इकाई है वो सबसे आसान है, वो है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है, या जिसको हम कहते हैं विलयन की शक्ति। तो विलयन की शक्ति या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में। सूत्र के द्वारा हम इस तरह व्यक्त कर सकते हैं कि विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या विलयन की शक्ति बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। यदि हम विलयन का आयतन मिलीलीटर में लेते हैं तो सूत्र हो जाएगा कि विलयन की शक्ति या विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 1000 बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। अगर किसी विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या विलयन की शक्ति 20 ग्राम प्रति लीटर है तो इसका अर्थ ये होगा कि विलयन के 1 लीटर में विलेय पदार्थ का 20 ग्राम घुला हुआ है। और विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की जो तीसरी इकाई है वो है नार्मलता। और नार्मलता होती है विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या
यानी विलयन के 1 लीटर में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम तुल्यांक घुले होते हैं उसी को हम कहते हैं विलयन की नॉर्मलता। विलयन की नॉर्मलता विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को व्यक्त करती है, इसलिए इस व्यक्त करने वाली संख्या के आगे कैपिटल N लिख दिया जाता है, जिससे ये पता लगे कि ये संख्या विलयन की नॉर्मलता को व्यक्त करती है। अतः विलयन की नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो अगर हम विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को स्मॉल w से व्यक्त करें, विलेय के तुल्यांकी भार को कैपिटल E से व्यक्त करें और मिलीलीटर में विलयन के आयतन को कैपिटल V से व्यक्त करें, तो विलयन की नॉर्मलता बराबर हो जाएगा 1000 W बटा E गुणे V। तो ये सूत्र हो जाएगा विलयन की नॉर्मलता व्यक्त करने का। इस सूत्र में W विलेय का द्रव्यमान है ग्राम में और E है विलेय का तुल्यांकी भार और V है विलयन का आयतन मिलीलीटर में। तो अगर किसी विलयन की नॉर्मलता लिखी गई है 1N, तो इसका मतलब होगा कि विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। अगर किसी विलयन की नॉर्मलता लिखी गई है N बटा 10 यानी N/10 लिखी है, तो इसका मतलब होगा कि विलयन के 1 लीटर में विलेय पदार्थ का 1 बटा 10 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। अब जो चौथा तरीका है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का, या विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की जो चौथी इकाई है वो है मोलरता। मोलरता भी बहुत आसान है। मोलरता क्या है? विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी विलयन के 1 लीटर में विलेय पदार्थ के जितने मोल घुले होंगे उसी को कहा जाएगा विलयन की मोलरता। और मोलरता का सूत्र हो जाएगा मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और मोलों की संख्या क्या होगी? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में डिवाइडेड बाई विलेय पदार्थ का अणुभार या परमाणु। तो अगर हम विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को स्मॉल w से व्यक्त करें, विलेय पदार्थ के अणुभार को स्मॉल m से व्यक्त करें और विलयन के मिलीलीटर में आयतन को कैपिटल V से व्यक्त करें, तो हम कह सकते हैं कि विलयन की मोलरता बराबर होगा 1000 W बटा स्मॉल m गुणे V। तो इस सूत्र से हम मोलरता की गणना कर सकते हैं। अगर और मोलरता भी मोलों की संख्या व्यक्त करती है, विलेय के मोलों की संख्या जो कि विलयन की 1 लीटर में घुली हुई है, इसीलिए इस मोलरता व्यक्त करने वाली संख्या के आगे कैपिटल M लिखा जाता है, जिससे ये पता लगे कि वो संख्या विलयन की मोलरता को व्यक्त करती है। अगर लिखा गया है कि विलयन की मोलरता 0.1 m है, इसका मतलब होगा कि विलेय पदार्थ का 0.1 मोल या 1 बटा 10 मोल विलयन के 1 लीटर में घुला हुआ है। इसके बाद जो अगला तरीका है या अगली इकाई है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की, वो है मोललता। मोललता क्या है? मोललता है विलायक के 1 किलोग्राम में या विलायक के 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को कहा जाता है विलयन की मोललता। यानी मोललता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो इस तरह हम लोग जो है मोललता की गणना कर सकते हैं। और मोललता के बाद एक और इकाई है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की, वो है पार्ट्स प्रति मिलियन, या जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ppm। स्मॉल p m यानी पार्ट्स पर मिलियन यानी पार्ट प्रति मिलियन। ये भी बहुत आसान है कि मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख, यानी विलयन के 10 लाख भागों में विलेय का जितना भाग
उपस्थित होगा उसी को कहा जाएगा विलयन की सांद्रता ppm में। अगर किसी विलयन की सांद्रता 30 ppm यानी 30 ppm है तो इसका अर्थ होगा कि विलयन के 10 लाख भाग में विलेय पदार्थ का 30 भाग उपस्थित है और विलेय पदार्थ की ppm में सांद्रता बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 10⁶ और बटा विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। इस सूत्र से हम लोग ppm में सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। और अंतिम जो इकाई है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की वो है मोल अंश या मोल प्रभाज। तो मोल अंश या मोल प्रभाज क्या है? ये भी विलेय और विलायक दोनों की मोलों की संख्याओं से संबंधित है। विलेय के मोलों की संख्या और विलायक की मोलों की संख्या का योग कहलाता है विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो अगर हम ज्ञात करना चाहें विलेय का मोल प्रभाज तो विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या और विलायक का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। यानी हम परिभाषित कर सकते हैं कि विलयन के किसी अवयव का मोल अंश या मोल प्रभाज विलयन के उस अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर हम लोग विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करें, विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित करें तो विलयन के कुल मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N और तब हो जाएगा विलेय का मोल अंश बराबर हो जाएगा स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N और विलायक का मोल अंश बराबर हो जाएगा कैपिटल N बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो इस तरह से विलेय या विलायक का मोल अंश या मोल प्रभाज हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी मोल प्रभाज विलयन के किसी घटक या किसी अवयव का मोल प्रभाज या मोल अंश उस अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अगली कक्षा में हम लोग इन्हीं पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। आज आप लोगों ने जाना है कि विलयन की अवधारणा क्या है, किसको हम विलयन कहते हैं, विलेय क्या है, विलायक क्या है, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन की सांद्रता क्या होती है और विलयन की सांद्रता को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर हम विशेष रूप से द्रवों में ठोसों के विलयन की सांद्रता किस प्रकार व्यक्त की जाती है, इसको हमने आज की कक्षा में हम लोगों ने सीखा है, इसका अध्ययन किया है और अगली कक्षा में हम लोग इसी पर आधारित आंकिक प्रश्नों को भी हल करेंगे।